गुड आफ्टरनून दोस्तों, आपका स्वागत है सीजीपीटी के इस चैनल में। मेरा नाम आशुतोष दुबे है। मैं एक स्टूडेंट और एडुकेटर दोनों हूँ। दोस्तों, मैंने इस साल एक सीजीपीटी की मुहिम चलाई है जिसके तहत मैं सब बच्चों को सीजीपीटी के लिए पढ़ा रहा हूँ। और इस साल मैं लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करा रहा हूँ। आपको टेलीग्राम में अपने फॉर्मूला शीट्स भी शेयर कर रहा हूँ, अपना शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। कई लोग मुझे प्राइवेट मैसेज कर रहे हैं पर्सनल में, तो उनका भी जवाब दे रहा हूँ। तो अगर आपको ये सब सुविधा चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर आपको कंटिन्यूसली वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, अपने सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को भी दबा सकते हो। ठीक है, ये तो हो गई मेरे फ़ायदे की बात। अब आपके फ़ायदे की बात। आपके फ़ायदे की बात ये है कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हो। सबसे पहली बात, वीडियो को पूरा एंड तक देखो, तब तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते नहीं हो, सिर्फ आंसर मैच करने के लिए सट 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 स्किप करके देख रहे हो आंसर, तो इससे आपका नुकसान हो रहा है। आप ऐसा मत करो, पूरा वीडियो देखो स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक, तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि पीटी के पेपर में क्वेश्चन जो है वो रिपीट नहीं होंगे, सिर्फ जो रिपीट होगा वो रहेगा हमारा कॉन्सेप्ट। और अगर आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको उसको समझना पड़ेगा, और समझने के लिए पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग 2021 का अपना 2022 का पेपर डिस्कस करेंगे फिजिक्स का। तो पहला क्वेश्चन है कि ये दो हम लोग को थर्मल मेटल्स दिए हुए हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज़ का क्वेश्चन है। अगर ये दोनों को हम लोग पैरेलल में जोड़ेंगे तो बताओ हमारा जो नया जो रॉड बनेगा उसकी हमारी के इक्विवेलेंट क्या होगी। तो देखो, जो दोनों मेटल्स हैं इनका जो डाइलेक्ट कांस्टेंट है वो हम लोग को अलग अलग दिया है। एक का के है, एक का 2 के है। ठीक है, अब ये दोनों एकदम जुड़े हुए हैं, यानी कि ये दोनों क्या है, सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। और सीरीज़ में जुड़े रहते हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं, फार्मूला क्या है, जो हमारे नए वाले रॉड की लेंथ है बाई के इक्विवेलेंट इंटू ए इज इक्वल्स टू एल, हमारे जो प्रीवियस वाले रॉड का के इक्विवेलेंट इंटू एरिया प्लस एल बाय के इक्विवेलेंट बाय 2 के ए। ठीक है, अब क्या कर लो, 2 के बाई के इक्विवेलेंट। अब हम लोग को जब सॉल्व करना है तो क्या सॉल्व कर लो। सॉल्व करने पे आपको पता चलेगा कि क्या है, 3/2 के। अब 2 बाई के इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 3/2 के। इसमें जो हम लोग एल बाई ए है उन सबको काट दिया है क्योंकि सब में वो कॉमन था। ठीक है, अब जब आप दोनों को इक्वेट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होने वाला है आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग को इसमें क्या निकालना है। क्वेश्चन बोलता है कि ये रॉड दिया है एल लेंथ का और मास है उसका एम। तो अगर उसको हम लोग बेंड कर दिए सेमी सर्कुलर रिंग में, तो बताओ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा एक्स वाई प्लेन एक्सिस, एक्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग में। तो बता देंगे। देखो, अगर हम लोग उसको बेंड कर दिए सेमी सर्कुलर रिंग के रूप में, तो उसका जो सरकमफेरेंस है वो जस्ट आधा हो जाएगा, यानी कि लेंथ क्या हो जाएगी, उसके पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पाई आर। और वही क्या है इस हमारे उसकी लेंथ, तो पाई आर इज इक्वल्स टू एल। तो हम लोग को रेडियस मिल गया क्या, एल बाई पाई। अब एल बाई पाई हम लोग को मिल गया, तो अब इसमें लगाएंगे क्या, रोटेशनल डायनामिक्स का लॉ, जो कि बोलता है आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। अब दोनों में आई एक्स और आई वाई दोनों इक्वल है, तो आई प्लस आई कितना हो गया, 2 आई। तो आई रेडियन कितना हो गया, 2 आई। अब आपको 2 आई मिल गया। अब क्या करो, एम आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 आई होता है, तो एम की वैल्यू आपको खोजना है। एल की आर की वैल्यू आपको मिल गई एल बाई पाई, तो एल बाई पाई रख दो और 2 आई का 2 आई रहने दो। तो क्या मिला आपको, आई का वैल्यू मिल गया एम एल स्क्वायर बाई 2 पाई स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हम लोग को बोल रहा है कि बताओ एल हमारा एवरेज, टी हमारा एवरेज लाइफ है और लैम्डा हमारा रेडियो एक्टिव डीके है, कांस्टेंट है। तो बताओ कि क्या रिलेशन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ एल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम इज बेंट टू फॉर्म अ आर्क एज शोन द न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोल रहा है, तो इसमें भी सेम हम लोग को हमारा रेडियस इज इक्वल्स टू रेडियस इज इंटू एंगल जो बना रहे हो किसके इक्वल है, थीटा के बराबर, आर्क के बराबर है। तो आर्क की लेंथ हमको एल दे रखी है, रेडियस हमको खोजना है और थीटा हम लोग को पता है। तो आर की वैल्यू क्या निकल जाएगी आपसे, 3 एल बाई पाई। अब हम लोग को पता होना चाहिए कि जो मोमेंट होता है मैग्नेटिक मोमेंट, तो किसके इक्वल होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इनटू लेंथ होता है। तो एम डैश इज इक्वल्स टू एम इंटू 3 एल बाई पाई। तो 3 बाई पाई इंटू एम इंटू एल, और एम इंटू एल क्या है, मोमेंट। तो एम डैश क्या हो जाएगा, 3 एम बाई पाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हिस्टैसिस लूप है। तो हिस्टैसिस लूप में हम लोग को बताना है कि इसमें से कौन सा हिस्टैसिस लूप किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए हिस्टैसिस लूप का जो एरिया होता है अंडर हिस्टैसिस लूप, वो इक्वल्स टू कितना होता है, पावर लॉस। तो जिस हिस्टैसिस लूप का जितना कम एरिया उसका उतना कम पावर लॉस। और हमको ऊपर में क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोर। तो हम लोग को पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेट और ट्रांसफार्मर में जो है पावर लॉस सबसे कम रहना चाहिए, यानी कि हमारा जो क्यू वाला लूप है वो हमारा बेस्ट रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट और ट्रांसफार्मर के लिए, क्योंकि उनका एरिया कम है, और इस वजह से ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोल रहा है कि फॉर द एंगल मिनिमम डेविएशन, एंगल अगर हमारा मिनिमम डेविएशन है ऑफ अ प्रिज्म टू बी इक्वल ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल, रिफ्रैक्टिंग एंगल की इक्वल है, तो बताओ कि प्रिज्म का हम लोग को कौन से मटेरियल से बनाओ जिससे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, सीधी सी बात है। तो हम लोग को बता रखा है कि डेल एम इज इक्वल्स टू ए है, तो हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला पता है, साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 बाय साइन ए बाई 2। ए और डेल एम की वैल्यू इक्वल है, तो साइन 2a बाई 2 हो गया बाई साइन ए बाई 2। ठीक है, अब साइन 2a बाई 2 को क्या लिख सकते हो आप, साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, क्योंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। लिख दो, बाय नीचे क्या दिया है, साइन ए बाई 2 दिया है, तो साइन ए बाई 2 और साइन ए बाई 2 दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 साइन ए बाई 2 क्या हो गया, 2 साइन थीटा हो गया ये, सॉरी 2 कॉस थीटा हो गया। अब क्या करो, इसकी आपको रेंज फाइंड करना है कि कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। तो एक बार इसकी मैक्सिमम वैल्यू डालो, एक बार इसकी मिनिमम वैल्यू डालो। मैक्सिमम क्या होगा, कॉस का वैल्यू 0 पे, और मिनिमम कब होगा, 90 पे। डालो वैल्यू, तो आपको 0 पे क्या वैल्यू मिलेगी, 2, और मिनिमम क्या मिलेगी, √2, यानी कि हमारा जो वैल्यू रहेगा वो 2 से √2 के बीच में रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग को बोला कि 3 मास है 2 kg 4 kg और 4 kg का, तीनों को 1,00 एक को 110 और एक को 0,1,0 में रखा गया है। तो बताओ इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। तो बहुत ईजी होता है इनका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना। सीधा सीधा क्या करो, m×r1 प्लस m×r2 प्लस m×r3, ठीक है, बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 कर दो। कर दिया। देखो अब क्या करो, m हमारा पहला क्या है 2, तो 2 इंटू 1,0,0 प्लस 4 इंटू 1,0 और तीसरा होगा 4 इंटू 0,1,0, ठीक है, और बाई 4 प्लस 2। तो क्या आया ऊपर वाले में तो आ जाएगा। सर अब सबको ना कैसे मल्टीप्लाई करना है, आप क्या सोचोगे इसको कैसे मल्टीप्लाई किया मैंने। अब जो सुन रहा है उसको ध्यान से समझना ना भाई, कि ये जो 2 है, सबसे पहले हम लोग आई कैप वाले को इंटू करेंगे। तो 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0, ठीक है, प्लस 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। आप डायरेक्टली एक एक अंदर जाके जैसे 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 0 इंटू 2 इंटू 0 नहीं करना, ठीक है, गलत है वो। वैसे नहीं करना, आपको पहले आई कैप वाले को हैंडल करना है, फिर जे कैप, फिर के कैप। तो के कैप वाला 0 हो गया, आई कैप में आएगा 6/10 आई कैप प्लस 8/10 जे कैप, दोनों को काट दो 2 से, तो क्या हो जाएगा 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 वो बोलता है कि एक्सरे का कौन से ऑर्डर में हम लोग डिस्टेंस नापते हैं, यानी कि उसके लेंथ नापते हैं। तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी एंगस्ट्रॉम, क्योंकि एक स्टैंडर्ड यूनिट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल का काम क्या होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल का काम होता है लाइट की एनर्जी को केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, क्योंकि फोटो का मतलब भी लाइट होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल का काम क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल का काम होता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि हम लोग को एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाइंग व्हील का दे रखा है 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो रेडियन पर सेकंड होता है। तो बड़ा आसान है, एक रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं, 2 पाई रेडियन होते हैं, ठीक है ना। अब एक 2 पाई यानी कि एक रिवॉल्यूशन, एक पूरे कंप्लीट सर्कल में 2 पाई, ठीक है। तो अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना, तो कितने रिवॉल्यूशन घूम रहा है वो 120, तो 120 इंटू 2 पाई बटे टाइम कितना है 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, तो 120 इंटू 2 पाई बाई 60, तो वो क्या आ गया 4 पाई रेडियन पर सेकंड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C = ε0 KA/D, जिसमें कि E क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। K होता है हमारा डाइलेक्ट्रिक, A होता है एरिया बिटवीन द कर्व और D होता है डायरेक्शन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। इसमें से सिर्फ ऑप्शन नंबर बी हम लोग को दिख रहा है ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है और इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है हम लोग को कि भाई ये पॉइंट मास दिया हुआ है m, उसको हम लोग एक स्फेरिकल शेल के अंदर रखे जो कि रेडियस r है और मास m है, ठीक है, और एक और उसके अंदर r/2 डिस्टेंस में एक और मास रखी जिसका मास है कैपिटल M। तो बताओ कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या एग्जर्ट करेगा वो शेल उस पॉइंट मास के ऊपर। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर किसी के ऊपर फोर्स लग रहा है, अगर वो शेल में है, तो शेल के अंदर होता है ग्रेविटेशनल फील्ड 0, और फील्ड 0 लगने की वजह से होता ये है कि उसके ऊपर फोर्स भी लगता है क्या 0, जिसकी वजह से उस पॉइंट मास के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगने वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 अ रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन हाफ आई कैप प्लस 3√3 जे कैप इन इंसिडेंट ऑन द प्लेन मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट ट्रेवल्स अलॉन्ग द डायरेक्शन हाफ आई कैप माइनस √3 जे कैप, द एंगल इंसिडेंस इज, द एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होने वाला है। तो देखो आप इसका चुपचाप एक ग्राफ बनाओ XY प्लेन का और उसमें ये पॉइंट को मार्क कर लो। अब जब आप मार्क करोगे तो आपको दिखेगा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बना तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस चुपचाप ट्रिग्नोमेट्री से मिल जाएगा। tan थीटा लगा दो, tan थीटा। अब आप देखो कंफ्यूज मत होना, मैं कंफ्यूज हुआ, देखो हुआ था मैं कंफ्यूज। अब आपको tan थीटा निकालना है, कौन सा वाला एंगल निकाल रहे हो, ये वाला, ठीक है। अब जब ये वाला एंगल निकाल रहे हो तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा, इसमें कंफ्यूजन होगा आपको। तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो रहेगा हमारा हाफ, और जो बेस रहेगा वो रहेगा √3/2, जिसकी वजह से थीटा की वैल्यू क्या आएगी 30, और क्या हो सकती है π/3। तो ये क्या हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन अगर किसी ने गलती कर दी और उसने परपेंडिकुलर √3/2 ले लिया और बेस को हाफ ले लिया, तो उसका आंसर आएगा 60। और ऑप्शन इन लोग ऐसे बनाते हैं कि जिससे आपको कंफ्यूजन हो ही जाएगा, और आप क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जिसमें 60 दिया है टिक कर दोगे और आपको लगेगा आपका सही हुआ है। इसलिए कंफ्यूज मत होना, ये पता कर लेना कि इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 इसमें बोल रहा है कि द एनर्जी रिलेटेड परफ्यूजन ऑफ, अरे ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपने जिसने एनसीईआरटी रीड किया होगा उसको पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। उसके बाद फिर 50 में बोल रहा है कि प्योर सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, तो दोनों इक्वल रहते हैं, ठीक है। प्योर कंडक्टर को हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 16 में मैं बताया था करेक्शन है इसमें जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है वो इसमें मेंशन नहीं, एक्सेलरेशन एक्चुअली इसमें 4/3 है, और ऑप्शन भी जो है इसमें थोड़े गड़बड़ है, वो मैंने चेंज करवा दिया था, आप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में जाके देख सकते हो, ठीक है। तो इधर जो लेफ्ट साइड में लिखा है ना उसको इग्नोर करना, वो मैंने गलती से लिख दिया। इधर जो राइट साइड में लिखा हुआ है ना u = 0, एक्सेलरेशन = 4/3, v हमको नहीं पता, और कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल किया थर्ड सेकंड में, सिर्फ थर्ड सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये पता करना है। तो उसके लिए देखो आप ट्रिक लगाओ, क्या करो, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 2 सेकंड, 2 सेकंड तक जितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया माइनस 3 सेकंड तक उसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको दोनों को माइनस कर दो, तो आपको सिर्फ वो 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये आपको पता लग जाएगा, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, s = ½ ut + at²। अब u की वैल्यू तो 0 है, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा डायरेक्टली 0। जब 0 हो गया तो क्या करो ½ at² - ½ at²। अब एक्सेलरेशन और हाफ दोनों में कॉमन निकाल लो, और t² क्या है पहले वाले दूसरे वाले के लिए 3 का स्क्वायर 9 - 4,
तो 2/3 इंटू 5 यानी 10/3 मीटर वो फॉलो करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 इसमें बोल रहा है कि एक स्प्रिंग फोर्स है जिसका स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट के दिया हम लोग को 800 न्यूटन पर मीटर और एक्सटेंशन उसका 5 मीटर। अब बताओ वर्क डन जब उसकी एक्सटेंशन को हम लोग 5 मीटर से 15 मीटर करेंगे तो क्या होगा। तो देखो सीधी सीधी बात है, अगर आप उसको करोगे तो इसमें लगेगा क्या, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब हाफ के एक्स स्क्वायर क्या होता है, पहले x2 माइनस x1 डेल एक्स लगाते हैं इसमें हम लोग, तो डेल एक्स क्या होता है x2 माइनस x1 है ना, तो डेल x2 माइनस x1 तो x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, इसमें भी हाफ के बाहर आ जाएगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हर कोई मिस्टेक करेगा लेकिन उसका आंसर सही आ जाएगा, क्यों, क्योंकि वो सोचेगा कि 800 तो आया 8 मार देता हूँ, पर इसमें देखो जो ये लेंथ दी हुई है सेंटीमीटर में दी हुई है, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर में। ठीक है, तो मीटर में कन्वर्ट करके ही वैल्यू रखना, और जैसे आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 टू दी पावर -2 होगा, और जब आप 10 टू दी पावर -2 का स्क्वायर करोगे तो 10 टू दी पावर -4 होगा, और जब आप -4 में कन्वर्ट करोगे तो उसमें से -4 बाहर निकल जाएगा। फिर मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाएगा 8 जूल आंसर, जिसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग को बोल रहा है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला बताओ। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कैसे निकाल सकते हो, एनर्जी का है तो E इज इक्वल्स टू F/2 kBT, जिसमें से F का कोई यूनिट नहीं होता और 2 तो कांस्टेंट है तो उसका भी कोई यूनिट नहीं होता। अब क्या हो गया, KB इज इक्वल्स टू E/T, तो E का वैल्यू क्या होता है, मतलब एनर्जी के लिए क्या होता है m1L2 और T की पावर -2, और T के लिए क्या हो गया थीटा 1, ठीक है, थीटा की पावर -1 थीटा की पावर 1, तो के बी क्या हो गया m-1 L2 T-2 और थीटा की पावर -1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग को बोल रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स दे रखा है फाई, तो बताओ मिली वेबर में, फाई क्या है मिली वेबर में है, तो बताओ हम लोग को क्या टाइम टी में कितना हम लोग का EMF इंड्यूस्ड होगा 2 सेकंड्स में, तो निकाल लेंगे। सबको पता है कि हम लोग क्या करते हैं d∅/dt एक बार डिफरेंशिएट कर दो टी के रिस्पेक्ट में, तो आपको मिलेगा 12t + 7, टी की वैल्यू 2 रख दो तो आपको मिल जाएगा 31 मेगावोल्ट्स। अब आपको 31 मिला तो आपको पता होना चाहिए क्या है -d∅/dt, हमको d∅/dt बताना है, तो d∅/dt बताना है तो क्या करो, इधर माइनस को इधर ले जाओ, माइनस माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, या फिर तो क्या आ जाएगा -31 मिली वोल्ट। ठीक है, मिली वोल्ट जो इंट्रोड्यूस होगा। क्वेश्चन नंबर 20 अब इसमें बोल रहा है कि एक मास था 1000 kg का, उसको हॉरिजॉन्टली 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से कराया, बाद में उसमें और वजन डाल दिया 250 kg का, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। अब मैं बताऊँ आपको मैं कहानी, सेम क्वेश्चन जो है मेरे जेईई मेंस के पेपर में आया था, जब मैं जेईई मेंस के लिए अपीयर किया था और मैं इस क्वेश्चन को गलत करके आया था। क्यों, क्योंकि मैं क्या किया m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2। अब m1 तो मैंने डाला 1000, v1 डाला 50 और m2 डाल दिया 250। जहाँ पर हो गई मिस्टेक, करना क्या था उसको, m2 जो डलेगा वो 1000 + 250 होगा और क्या होगा 1250, तो इससे फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा, आप उसको m1v1 करके करोगे तो फिर आपका आंसर सही आ जाएगा। तो इसमें आप क्या करोगे, तो इधर मल्टीप्लाई इधर कटेगा 0 0, तो 5000/125, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 40 मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब दोस्तों आप लोग को एक बात बताता हूँ, आप लोग CGPT हो जाने के बाद तो वापस मेरे चैनल पे विजिट बहुत कम ही किया करोगे, तो दोस्तों अभी से आप थोड़ा प्यार दिखा दो प्लीज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो लाइक करो, है ना, जिससे कुछ तो मेरा चैनल आगे बढ़े, और कृपया करके आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ कि वीडियो एंड तक देखा करो, वीडियो एंड तक देखोगे तो फ़ायदा होगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।